दोस्तों, दिलीप कुमार का अपनी मां से रिश्ता मुख्तलिफ जहतों का हामिल रहा है। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने अपनी मां का हर उस जगह जिक्र किया है जहां वो जिंदगी को एक खास जज्बाती अंदाज से देखते हैं। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में अपनी मां के मुख्तलिफ रूप भी पेश करते हैं। घर के कामों में उलझी हुई एक सुघड़ बहू जो अपनी सास के हर हुक्म पर भागी चली आती है, एक खूबसूरत और नाजुक अंदाम औरत जो अंदर से पहाड़ की तरह मजबूत है, अपने बच्चों के लिए एक छतनार शजर जिसकी जिंदगी ही उसके बच्चों की खुशियां थी। एक ऐसी मां जो अपनी बीमारी को छुपाकर बच्चों की निगहदाश्त में मसरूफ रहती है, और एक ऐसी खिदमत गुजार बीवी जिसने अपने शोहर की जिंदगी आसान बना दी थी। आज की यात्रा में हम दिलीप कुमार की अपनी मां से मोहब्बत की कहानी बयान करेंगे। अपने 12 बच्चों में सबसे ज्यादा दिलीप कुमार से मोहब्बत करने वाली इस मां की शख्सियत को जिस अंदाज से दिलीप कुमार ने अपनी यादों में महफूज रखा है, ये एक ऐसी मोहब्बत की तरफ इशारा है जिसकी गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मैंने अपने बचपन में अम्मा को बहुत कम तकलीफ दी थी। इसकी वजह मेरी वो दोस्ताना फितरत थी कि मैं एक आंटी के पास से दूसरी आंटी के पास बखुशी चला जाता था, जबकि अम्मा घरेलू काम काज में मसरूफ होती थी। जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मेरा छोटा सा जहन अम्मा के लिए तकलीफ में मुब्तला रहने लगा, जिन पर दादी, बल्कि जालिम दादी, हुक्म पर हुक्म सादिर करती रहती थी और उन्हें घरेलू कामों में उलझाए रखती थी, जबकि उनकी अपनी बेटियां कोई काम नहीं करती थी। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं अम्मा का दुमछल्ला बनने में खुशी महसूस करता था। मैं उनका दुपट्टा थामे उनके पीछे पीछे होता था। वो दुपट्टा जिसके साथ वो सर को ढांपे रखती थी। वो बड़ी तेजी से घर के कामकाज के सिलसिले में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी। उन्होंने दादी के बुलावे पर कभी थकन महसूस नहीं की। अक्सर औकात जब खानदान चाय की मेज पर जमा होता तो ये एक खुशगवार इज्तिमा होता था। दादी सदारत करती थी, वो अपने मलका जैसे मकाम से बखूबी लुत्फानंदोज होती थी। मुझे ये देखकर तकलीफ होती थी कि अम्मा चाय की मेज पर मौजूद नहीं होती थी, बल्कि किचन में मसरूफ रहती थी। चूल्हे की आग और धुएं की वजह से कभी कभी उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि उनके लिए सांस लेना दूभर हो जाता था। लेकिन उनकी नंदों और सास को कभी ये तौफीक नहीं हुई कि वो किचन में उनका हाथ ही बटा दें। मौसम गर्मा में हम टेरेस पर सोया करते थे। चांदनी रातों में अम्मा के चेहरे पर जब चांदनी पड़ती थी तो उनके चेहरे के हुस्न में इजाफा हो जाता था। अम्मा हमेशा सादा शलवार कमीज पहनती थी जो लंबी और ढीली ढाली होती थी। बंबई आने के बाद अम्मा के लिए बुनियादी मसला ये था कि वो हिंदी नहीं बोल सकती थी। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि अपने तीखे नए नक्श और किसी भी खामी से पाक गुलाबी रंगत, नर्म और शफीक मुस्कुराहट की बिना पर वो पड़ोस की खवातीन के साथ घुल मिल गई थीं। नाग देवी स्ट्रीट में अम्मा की 2 दोस्त थीं जो उनके बहुत करीब थीं। वो उनके साथ कैसे बातचीत करती थी, ये हमेशा आगा जी के लिए मुइम्मा बना रहा। बंबई में
अम्मा पर काम का बोझ कम हो चुका था। अब उन्हें सिर्फ अपने बच्चों और खावंद की देखभाल करना होती थी। वो पहले की निस्बत ज्यादा सेहतमंद और खुश दिखाई देती थी। अम्मा से मिलने आने वाली खवातीन मेरी खूबसूरती की तारीफ किए बिना ना रहती थी और अम्मा उनके रुखसत होने के इंतजार में रहती थी ताकि मेरी नजर उतार सकें। दिलीप कुमार घर छोड़कर 6 माह पूना में रहे तो उन्हें अपनी मां की याद बहुत सताती थी और जब वो 6 माह के बाद घर आए तो उनकी अपनी अम्मा से मुलाकात एक जज्बाती फिल्मी सीन की तरह थी। जब 6 माह बाद मैं घर वापस आया तो मेरी छोटी बहन ने जाकर अम्मा को बताया कि मैं घर आ गया हूं। तो अम्मा जल्दी से बाहर आई और मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं खुशी से कांप रहा था। अगले ही लम्हे मैं अम्मा से बगलगीर हो चुका था। ये मिलाप ऐसा था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। अम्मा की सिसकियां अब हंसी में बदल चुकी थी। अम्मा ने वही लैस के बॉर्डर वाला दुपट्टा ओढ़ रखा था जिस दिन मैं पूना गया था। उस दिन भी अम्मा ने यही दुपट्टा ओढ़ रखा था। आगा जी घर में अपने आप को हर बात से लाताल्लुक और गैर जज्बाती जाहिर करते थे। सिर्फ एक मर्तबा उनकी गर्मजोशी और तशवीश सामने आई जब अम्मा को शदीद दमा का दौरा पड़ा था और उनकी सांस की आमदो रफ्त रुक रही थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था कि कोई दौड़कर जाए और डॉक्टर को बुला लाए। उस वक्त उनका चेहरा मजबूरी और लाचारी की तस्वीर बना हुआ था। अगर आपको मिसाल फिल्म का मारूफ सीन याद हो, मैंने इस सीन की अदायगी के लिए अपने जज्बात अपनी इसी याददाश्त से हासिल किए थे। अम्मा मेरे बड़े भाई अयूब की मौत के सदमे को फरामोश ना कर सकी थी। वो आगा जी और हमारे सामने ना रोती थी, लेकिन मैं जानता था वो कई रातें रोती रहीं। गम और सदमा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और उनकी सेहत को मुतासिर कर रहा था। जब मैं उनके साथ होता था वो उस वक्त ही मौत के नागुजीर होने की बात करती थी और जब मेरे चेहरे पर दुख, दर्द और तकलीफ के साए लहराते देखती थी तब वो जल्दी से मौजू बदल देती थी। आगा जी जानते थे कि अम्मा मुझ पर एतमाद और भरोसा करती थी। वो अपने ख्वाब भी मेरे साथ शेयर करती थी। एक दिन आगा जी अपने कमरे से निकले। उन्होंने मुझे बाहर जाने से रोकते हुए कहा, अपनी अम्मा के साथ रहो। मैं अम्मा के पास आ गया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया जैसा कि मैं हमेशा करता था। मैंने नरमी के साथ उनका हाथ अपने होंठों से लगाया। ये उनके साथ मेरी मोहब्बत का एक इजहार था। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। वो मेरे एहसासात से बखूबी वाकिफ थीं। वो ठीक ठाक दिखाई देने की कोशिश करने लगी। आगा जी जानते थे कि हम उन्हें खोने जा रहे हैं। उन्होंने उन्हें देवलाली में हमारे घर शिफ्ट कर दिया ताकि वो पहाड़ी इलाके में बेहतर महसूस कर सके। लेकिन चंद रोज बाद ही 27 अगस्त 1948 को वो हमारे दरमियान से रुखसत हो गई। मैंने अपने दुख, दर्द और कर्ब का इजहार न किया। अपने दुख को आगा जी और अपने छोटे बहन भाइयों से छुपाता रहा। मैंने अपनी पूरी ताकत को बरूए कार लाते हुए अपने दुख और गम को अपने अंदर ही कुचल डाला
اور اس نقصان کو چپ چاپ برداشت کر گیا جس سے میں ہمکنار ہو چکا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔